स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह के होते हैं जो हम यूज करते हैं। सामने देखिएगा, आज लिखने का आपका काम बहुत कम होगा, समझने का थोड़ा सा है, फिर उसके बाद लर्निंग वर्क है। मैग्नेटिक मटेरियल्स हम तीन फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन तरह से क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लिखना नहीं, पहले समझने पे ध्यान देंगे। और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पहले इनका मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिनमें आपको ये चीज मालूम है कि हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मतलब सर्कुलर पाथ में करंट है। करंट है तो उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है ना। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं घूमता, बहुत सारे घूमते हैं। अब अगर ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में है और एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में। सो तीनों मैग्नेटिक मोमेंट्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर 120 120 120 डिग्री के बीच में एंगल्स पे है तीनों, सो तीनों की मैग्नेटिक मोमेंट जो तीन वेक्टर्स बनेंगे वो अगर ओवरऑल रिजल्टेंट उनका क्या हो जाए? जीरो, तो वो क्या कहलाता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। होगा क्या इसमें? मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू all electrons in an atom cancel out। अगर एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है, उनका रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्या ये बात समझ में आती है? इतनी बात सबको क्लियर? पैरामैग्नेटिक पहले और सुनो, अभी डायामैग्नेटिक खत्म नहीं हुआ। अब सपोज करो डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इसमें क्या आ जाएगी? एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। देखो कंसेप्ट क्या है, लॉजिकली देखना। दो तरह से पॉसिबिलिटी होती है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का चारों तरफ का सर्कुलर पाथ है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ होगा। करंट इस तरफ होगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगी। हाँ कि ना? मैग्नेटिक मोमेंट, लूप ऐसे घुमा, मैग्नेटिक मोमेंट हो गई ऊपर की तरफ। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जो दूसरी स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे घूमेगा। अगर वो इस तरफ जा रहा है, करंट हो गया उल्टी डायरेक्शन में। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का हो गई नीचे की तरफ। अब सपोज करो मैंने क्या किया, यहां मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा दी। अब इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं लेंजेस लॉ। ये अगले चैप्टर में आएगा, चैप्टर 5 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड
किसी सरफेस से पास करती है, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सरफेस से पास करती है तो वहां से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है। फ्लक्स क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ये डिटेल में अगले चैप्टर में आएगा। ये लॉ क्या कहता है? इसको बोलते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉज, लेंजेस लॉ एक जैसे ही है। ये क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस से फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर किसी सरफेस से फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस होगा मतलब पैदा होगा, एक नया करंट ऑटोमेटिकली आएगा। वो करंट क्या करेगा? उस बढ़ते हुए फ्लक्स को रिड्यूस करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करेगा, और अगर कम हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। डिटेल में अगले चैप्टर में आएगा। अभी जस्ट एक ब्रीफ दूंगा, मैं ज्यादा पंगा नहीं लूंगा इसमें क्योंकि इसके लिए पूरा समझाना पड़ेगा। अभी जस्ट एक ब्रीफ दूंगा। मैंने क्या बोला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करे? कम कर दे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो इस तरह से फ्लक्स करंट इंड्यूस होगा कि वो कम होने को कैंसिल करे, मतलब वो फ्लक्स को क्या करे? बढ़ा दे। कॉज को अपोज करना होता है, बढ़ता है तो कम करना होता है, कम होता है तो बढ़ाना होता है। ठीक, अब जैसे इस सिचुएशन में देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूं गोल घूम रहा है, इसका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। अभी मैं वर्ड्स थोड़ा ध्यान से यूज करूंगा क्योंकि वो चैप्टर आपने नहीं किया। इंड्यूस्ड करंट आएगा और वो इस तरह से आएगा कि इस बढ़ती हुई, क्योंकि ये क्या करेगा? इस मैग्नेटिक मोमेंट के इफेक्ट को ये बढ़ा रही है, फील्ड की नहीं बढ़ा रही। बढ़ने को क्या करना होता है? अपोज करना होता है। मतलब वो क्या करेगा? इसको कम कर देगा। इसको कम कर देगा मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, स्पीड रिड्यूस होने से क्या हुआ? करंट कम हो गया कि नहीं हो गया? स्पीड रिड्यूस हुई मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्पिन्स में घूमते हैं, ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। तो पहले डायमैग्नेटिज्म में पहले इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं एक सिंपल एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि ओवरऑल इफेक्ट क्यों नहीं होगा? जब एक का मैग्नेटिक, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कहां घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कैंसिल आउट होकर नेट मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। अब मैंने फील्ड लगा दी। जब इस सिचुएशन में फील्ड लगाऊंगा तो होगा क्या? इस सिचुएशन में फील्ड लगाने से जो मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में है, वो मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड क्या करेगी? उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इंड्यूस्ड करंट आएगा, वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? कॉज को अपोज करेगा। कॉज को अपोज करेगा मतलब जो फील्ड बढ़ रही है उसको क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। ये एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं ईएमआई पे आऊंगा, तब मैं एक बार रिपीट इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूं कि इसको रिड्यूस करेगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हो गई क्योंकि करंट उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुई, मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस हो गई, तो यानी स्पीड की वैल्यू क्या हो गई? कम। मानते हो? अब दूसरे पे आ जाओ, जो उल्टी डायरेक्शन में फील्ड हमने रिवर्स लगाई, ये क्या करेगी? उसको कम करने की कोशिश करेगी। कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। उल्टा करेगा, उल्टा करेगा मतलब वो मैग्नेटिक इसको और बढ़ा देगा, मतलब स्पीड इंक्रीज कर देगा, और स्पीड उसकी इलेक्ट्रॉन की और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब इसकी ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो गई, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो गई। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब कि पहले जब मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाई थी तो क्या हुआ था? एक ऐसे वाले की वजह से ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसे वाले की वजह से नीचे मैग्नेटिक मोमेंट है, ओवरऑल कितनी हो रही थी? जीरो। अब क्या होगा? दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थी,
अभी भी हैं, बट एक कम हो गई एक बढ़ गई, तो अब रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी। ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ये कौन सी थी? नो नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। स्टार्टिंग में बिना फील्ड लगाए इसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी। फील्ड लगाने के बाद ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि एक का इफेक्ट क्या हो रहा है? रिड्यूस, और दूसरे का इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। पहले दोनों का बराबर इफेक्ट था, नेट इफेक्ट कितना हुआ था? 0। अब क्या हुआ? दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? एक का रिड्यूस हो गया, एक का बढ़ गया, तो अपोजिट है, रिजल्टेंट आपको मिलेगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। इस मैग्नेटिज्म को बोलते हैं, जो सिर्फ इंडक्शन की इंड्यूस की वजह से होती है, इसको बोलते हैं, ये हो जाती है आपकी डायमैग्नेटिक मटेरियल में। Diamagnetic materials are the materials that are repelled by magnets. When a bar of diamagnetic material is placed in a non-uniform external magnetic field, it tends to move from a region of strong magnetic field to a weaker magnetic field. We also observe that the magnetic field lines are expelled or repelled by the diamagnetic material, and the magnetic field inside the material is reduced. Let us discuss the causes of diamagnetism. We know that the orbiting electrons around the nucleus in an atom are equivalent to the current-carrying loops. These electrons possess an orbital magnetic moment. For a diamagnetic material, the resultant magnetic moment of all the electrons in an atom is 0. When the diamagnetic material is placed in an external magnetic field, due to induced current, the movement of the electrons, for which the orbital magnetic moment is in the same direction as that of the external magnetic field, is slowed down, and the orbital magnetic moment of the electron decreases. Likewise, the movement of the electrons, for which the orbital magnetic moment is in the opposite direction to that of the external magnetic field, is sped up, and the orbital magnetic moment of the electron increases. The material then develops a resultant magnetic field in the direction opposite to that of the external magnetic field. Hence, the diamagnetic materials are repelled by the external magnetic field. Although diamagnetism is present in all materials, its effect is very weak in most of them. Some examples of diamagnetic substances are bismuth, copper, lead, silicon, and nitrogen at STP. पैरामैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं छोटी छोटी, वो एक डायरेक्शन में शुरू में भी होती है। मतलब इसकी थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होती है। तो अगर आप इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे, अगर आप इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे, तो इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल मिल जाएगा। मतलब ये वीक मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट है इसके कंपैरिजन में। Paramagnetic materials are the materials that are weakly attracted by the magnets. When a bar of paramagnetic material is placed in a non-uniform external magnetic field, it tends to move from a region of weak magnetic field to a stronger magnetic field. The magnetic field lines get concentrated in the paramagnetic material, and the magnetic field inside the material increases. Now let us discuss about the causes of paramagnetism.
In case of paramagnetic material, individual atoms possess a permanent magnetic dipole moment due to the orbiting electrons in the atom. But, due to random thermal motion of the atoms, the net magnetic moment of the material is zero. When a paramagnetic material is placed in an external magnetic field of induction B0 at low temperatures, the magnetic dipole moment of the individual atoms align in the same direction as of the external magnetic field. Some examples of paramagnetic materials are aluminium, sodium, calcium, etc. फेरोमैग्नेटिक और भी ज्यादा होता है. फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक में आप ऐसे कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो डिवाइडेड है. जैसे सपोज मैंने बोला यहां के जितने एटम्स हैं उन सबकी ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है. इस एरिया में जितने एटम्स हैं उनकी ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है. इतने सेक्शन में जो एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है. इतने सेक्शन में जो एटम है उनकी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है. इतने सेक्शन में जो एटम्स हैं उनकी इस तरफ है. इतने सेक्शन वालों की इस तरफ है. ये जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं इनको बोलते हैं डोमेन्स. ये जो मैंने बताए ये एटम्स हैं. तो एटम्स, अगर एटम्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइंड है तो ये क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक. डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. कितने सारे? अराउंड 10⁻11 पर मीटर क्यूब. इतने सारे. इनकी ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, वो होते हैं डोमेन्स. अब सपोज करो मैं इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो डोमेन्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. हर डोमेन की नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ आ जाएगी. तो इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है. यह बात सबको समझ में आ गई? Ferromagnetic materials are the materials that are strongly attracted by the magnets. When a bar of ferromagnetic material is placed in a non-uniform external magnetic field, it has a strong tendency to move from a region of weak magnetic field to a stronger magnetic field. And the field lines are highly concentrated inside the ferromagnetic material. Let us discuss the causes of ferromagnetism. Similar to the paramagnetic material, the individual atoms in a ferromagnetic material also possess a permanent magnetic dipole moment due to the orbiting electrons. These individual atoms interact with one another and arrange themselves in a common direction over a volume of some millimeters. This volume is called the domain. Each domain contains about 10 to the power 11 atoms, and each domain has a net magnetization. The magnetization changes from domain to domain. Thus, the net magnetization of a ferromagnetic material is negligible. When a bar of ferromagnetic material is placed in an external magnetic field of induction B0, the magnetization of the domains orient in the direction of the applied magnetic field. When the external magnetic field is removed, some ferromagnetic materials can retain the magnetization, and such materials are called hard ferromagnets or hard magnetic materials. Alnico, steel, Ticonal, etc. are the examples of hard ferromagnetic materials. These materials are used to prepare permanent magnets. There are some other materials which can lose its magnetization when the external magnetic field is removed. These materials are called soft ferromagnetic materials, and they are used to prepare temporary magnets. Iron, cobalt, nickel, etc. are the examples of soft ferromagnetic materials. ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है? तीनों में फर्क?
डायमैग्नेटिक, दोबारा डायमैग्नेटिक में क्या बोला, जितने भी एटम्स हैं उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट परमानेंट मैग्नेट, इसमें ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें कम है इसमें ज्यादा है। डायमैग्नेटिक में नेट मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती। जब आप फील्ड लगाते हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होती है, क्योंकि दोनों साइड के जो रोटेशन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट क्या करता है, एक दूसरे को अपोज करने लग जाता है, जिसकी वजह से एक की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाती है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको एक डायरेक्शन में मिल जाता है। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? श्योर? सो ये तो था इसका पहले बेसिक। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एक एक प्रॉपर्टी सामने लिखूंगा और उनको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इनका कॉज, किस किस की बात कर रहे हैं? डायामैग्नेटिक की, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरो। सबसे पहला कॉज, क्या कॉज है डायमैग्नेटिज्म में? क्या कॉज है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो डायमैग्नेटिज्म का क्या कॉज है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म, जो अभी आपने ऑब्जर्व किया। बेटिया रुक जाओ। दूसरा पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, दोनों का कॉज सिमिलर है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म का क्या कॉज है? इलेक्ट्रॉन स्पिन इन मटेरियल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने केमिस्ट्री में एक पढ़ा होगा ना, क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, उसमें एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही चीज है, वो इसको रेफर करता है। तीसरा, फेरोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन स्पिन और अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन डोमेन्स, दोनों फैक्टर्स। ये समझ में आ गया सबको? कॉज क्लियर है तीनों में? ठीक है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। सेकंड है बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इनका क्या बिहेवियर होता है? सबसे पहले डायमैग्नेटिक क्या होता है? रिपेल करती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर देगी? रिपेल कर देगी। ये किसका बिहेवियर है? डायमैग्नेटिक का। तो इसको लिखेंगे इट इज फीबली रिपेल्ड। मतलब इसमें होता क्या है? सपोज करो आपके पास ये मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर स्ट्रेट जा रही हैं तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मॉडिफाई हो जाएंगी। मॉडिफाई होके कैसे जाएंगी? ये जहां रखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। ठीक है। दूसरा, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? फीबली अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर मैं नॉर्थ साउथ रख रहा हूं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने यहां रख दिया, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अब कैसे जाएंगी?
अंदर से कुछ पास होंगी, ये उनको अट्रैक्ट कर लेगा। और तीसरा, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट। So, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपने अंदर पूरी तरह खींच लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक रजिस्टर खोलिए, पहले यहां तक लिखिए बेटा, ये एक बार बना लो ताकि चीजें याद रहें। आगे देखो, इसमें बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एक और बात, they move from the region of strong magnetic field to weak magnetic field. Obviously or not? फील्ड क्या कर रही है? इसको रिपेल कर रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वहां से रिपेल होंगे तो कहां पहुंचेंगे? जहां वीक एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मानते हो बेटा? सेम तीसरे वाले में, फेरोमैग्नेटिक में भी दे मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब और प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी होती हैं? आपने देखा कि जो डायमैग्नेटिक है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, स्ट्रॉन्ग से वीक में जाता है। सो अगर सपोज करो आपके पास कोई ऐसा मटेरियल हो, जैसे आपके पास ये एक क्लियर वो है, बाउल है, बाउल में आपने छोटे 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 आयरन के पीसेस, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, आयरन नहीं, डायमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल डालोगे और इसको यहां प्लेस कर दोगे नॉर्थ और इधर प्लेस कर दोगे साउथ, सिचुएशन क्या हो जाएगी बताओ? ये जो मटेरियल है ये कहां जाएगा? ये मटेरियल कहां से कहां जा रहा था? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेट के पोल्स के पास फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। तो ये कहां जाएगा? बीच में भागेगा कि नहीं भागेगा? तो ये सिचुएशन कैसी बन जाएगी? ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, साइडों में कम रह जाएगा, बीच में ज्यादा हो जाएगा और साइड में कम रह जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, बीच से उभर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहां जा रहा है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक, अब इस यही अगर नॉर्थ साउथ पास पास होते, ऐसे होता, अब सिचुएशन क्या बनती बताओ? अब किधर जाता? अब यहां बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई ना, साइडों में कम होगी, तो अब क्या होगा? साइडों में ज्यादा हो जाएगा, बीच में कम होगा, दोनों साइड में ज्यादा हो जाएगा। और इसका बिल्कुल रिवर्स होगा किसमें? पैरा और फेरो में। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था कि वो कहां से कहां जा रहा था? वीक से स्ट्रॉन्ग में, वीक से स्ट्रॉन्ग में। तो जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल लोगे तो यहां ज्यादा होगा पोल्स के पास, बीच में कम होगा और दोनों पोल्स के पास ज्यादा होगा। और अगर यही
पास पास हो जाते पोल्स, तो क्या कहां जाएगा, बीच में ज्यादा आ जाएगा और साइडों में थोड़ा सा रहेगा। समझ में आ गई बात? सेम इफेक्ट, एग्जैक्ट सेम, जैसे ये बनाया बिल्कुल सेम इसमें बनेगा फेरोमैग्नेटिज्म में। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अगला पॉइंट डायापैराफेरो का ससेप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, ससेप्टेबिलिटी क्या होती थी कि कौन इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, वो वही होता था ससेप्टेबिलिटी। लास्ट क्लास में बताया था ससेप्टेबिलिटी इज I/H। ध्यान है बात? ससेप्टेबिलिटी होता है I/H। तो जो आपके पास दो बातें, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी की पहले, ससेप्टेबिलिटी डायामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी होती है नेगेटिव, पैरा की होती है पॉजिटिव और फेरो की होती है पॉजिटिव। इसकी लार्ज पॉजिटिव और इसकी छोटी पॉजिटिव। परमिएबिलिटी क्या होता है? ईज विद विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पेनिट्रेट। इसकी परमिएबिलिटी 1 से छोटी होगी, इसकी 1 से बड़ी होगी, इसकी 1 से ज्यादा बड़ी होगी। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में याद रखो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट? आप में से किसी को कोई डाउट? सो क्या क्या बोला एक बार ब्रीफ अप दोबारा। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म आता है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता शुरुआत में, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आता है। पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसमें। और जबकि फेरोमैग्नेटिज्म में परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट तो होती है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, पर उसमें डोमेन्स का ओवरऑल इफेक्ट लेते हो, उसमें ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल है, ज्यादा एटम्स हैं, तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। रिपेल होने का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो कौन से रीजन में जाएगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। पैरामैग्नेटिक वीक मैग्नेटिक फील्ड से कहां जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और फेरोमैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ ही जाएगा। फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने थ्रू पास होने की कैपेबिलिटी देता है, पैरा में कम होता है, डाय में तो रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा जी, एक छोटी सी बात, आपने ससेप्टेबिलिटी पढ़ा नेगेटिव, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव। अगर मैं I और H का ग्राफ बनाऊं, ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? I/H, याद है? तो डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टेबिलिटी होगी वो क्या है? नेगेटिव। मतलब I और H का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक में I और H का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप होगा पॉजिटिव। फेरोमैग्नेटिक में भी होगा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव। ये 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे मल्टीपल ग्राफ दिएंगे, बताएगा, पूछेगा बताओ फेरो का कौन सा है, पैरा का कौन सा और डाया का कौन सा है। तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? सारे बच्चों को? ठीक है, अब आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे। नोट्स खोलिए प्लीज, प्लीज नोट्स खोलिए, डायपैराफेरो निकालिए, पेज नंबर टॉपिक नंबर 5.19 क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। डायपैराफेरो के क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपके पास। 5-7 मिनट का समय, एक बार प्लीज रन थ्रू इसमें से पढ़ के देखिए। कोई चीज नहीं समझ में आती तो अभी पूछिए, फिर हम आगे चलेंगे। और हर एक के 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं, ठीक है? डाया का एग्जाम्पल होता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मर्करी हो गया, ये डाया का एग्जाम्पल। पैरा के एल्यूमिनियम, निकल नहीं, सोडियम, ये क्या हो जाते हैं? पैरा के। और फेरो का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये इसके फेरो के हो गए। ये 3-4 एग्जाम्पल सबके याद होने चाहिए।
प्लीज यहां तक पढ़िए, 5-7 मिनट का समय है आपके पास। एक छोटा सा पॉइंट वो रह गया बीच में, अगर आप बार मैग्नेट को, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड in magnetic field, बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि बार मैग्नेट कौन सा हो जाता है? बार मैग्नेट क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो अगर मैं बार मैग्नेट की जगह व्हेन अ पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस is freely suspended in magnetic field, it will align itself in the direction of field. मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो जो आपके पास पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो कैसे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। जबकि अगर यही फेरोमैग्नेटिक अपना डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, व्हेन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस is freely suspended in magnetic field, then it will align itself in the direction perpendicular to magnetic field. मतलब ये आपने नॉर्थ लगाया, इधर लगाया साउथ, मैग्नेटिक फील्ड हुई नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुई। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आप लटकाओगे हवा में वो अपने आप को परपेंडिकुलरली अलाइन कर लेगा। मतलब अगर इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो वो ऐसे हो जाएगा। फ्रीली सस्पेंड करोगे, अलोंग द डायरेक्शन अलाइन होता अगर वो क्या होता? फेरो या फिर पैरा। अगर फेरो या पैरा नहीं है, डायमैग्नेटिक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे अलाइन हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? सो ये एक पॉइंट मिस हो गया था। इसके बाद है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, इसको पहले समझने के लिए एक बात समझो, इसको नोट्स में जहां पे है उसके सामने वाले पेज पे लिख भी लेना, पहले समझो मेरी बात। कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होता है वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। याद है ये बात? कोई भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सो सबसे पहली बात, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम आई से डिनोट कर रहे थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के, जिसको हमने किससे डिनोट किया था? एच से। हां कि ना? और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। क्यों? अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते हो, आप किसी स्पेसिमेन को, किसी बॉडी को हीट अप कर देते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास, डोमेन्स के पास थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। थर्मल एनर्जी ज्यादा होने से उनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी। जब रैंडमनेस ज्यादा होगी तो वो एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट उतना प्रॉपर नहीं होगा। अगर उनका अलाइनमेंट प्रॉपर है सबका एक ही डायरेक्शन में,
तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? सो क्या बोलता है ये यहां पे क्या आया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? टेम्परेचर के। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। सो I by H inversely proportional to temperature. What is I by H? Susceptibility. Magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. ये होता है क्यूरीज लॉ। सो क्यूरी लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is inversely proportional to temperature. ठीक है? सो लैम्डा एम, ये लैम्डा कह रहा हूं, काय एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो काय एम इज इक्वल टू सी बाई टी, और ये सी कहलाता है क्यूरीज कांस्टेंट। समझ में आ गया यहां तक? नोट्स में ही सामने वाले पेज पे जहां पे ये लिखा है इसको लिख लो, ये डिटेल में नहीं है, उसमें से स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्लीज लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अगला जो कंसेप्ट है इसका नाम है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है? सामने देखो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ये किसी भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सपोज आपके पास फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या है? डोमेन्स अलाइंड नहीं है, रैंडमली ओरिएंटेड है सारे डोमेन्स। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी 0 है। सपोज आप अगर ग्राफ बनाओ, बी, ये बी कौन सा है? ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और H मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बीच में। B बोल दो, कई बार इसको I भी बोल देते हैं कि I और H के बीच में ग्राफ है, दोनों चलेगा, क्योंकि I भी किसको रेफर करता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को ही रेफर करता है ना, I भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को रेफर करता है। तो सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रैंडमनेस है। अगर मैं क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो ये रैंडमनेस है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट कर। मैंने क्या किया, यहां पे मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इस स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इसके डोमेन्स अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कम H लगाऊं, H क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये बेसिकली अप्लाइड फील्ड है। अगर मैं कम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? दी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कम होगी, रैंडमनेस अभी भी रहेगी। अगर मैं फील्ड को बढ़ाता जाऊं तो बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी, एक वक्त होगा कि ये मैक्सिमम हो जाएगी। इससे ज्यादा आप जितना मर्जी H बढ़ा लो, सारे के सारे डोमेन्स प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, इससे ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी नहीं बढ़ती। यही होता है ना, डोमेन्स अलाइन होने होते हैं। डोमेन्स अलाइन अब हो चुके हैं पूरी तरह से। अब आपने क्या किया, ये जो अप्लाइड फील्ड थी इसको विड्रॉ कर लिया। जब आप अप्लाइड फील्ड को विड्रॉ करोगे, आपने पहले फील्ड लगाई थी, इनको पकड़ के सीधा करा हुआ है। अब आपने ये अप्लाइड फील्ड को विड्रॉ किया। जब फील्ड को विड्रॉ किया तो यहां रैंडमनेस आ जाएगी थोड़ी सी। फील्ड को कम करोगे तो पहले जो उस अप्लाइड फील्ड की वजह से एक अलाइनमेंट थी, वो अलाइनमेंट बिगड़ेगी कि नहीं?
टेम्परेचर है, उनके पास थर्मल एनर्जी है, जैसे मर्जी भागे। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में वो एक तरफ अड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, आपने उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया। जब आप उस अप्लाइड फील्ड को रिमूव करोगे या कम कर दोगे तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, बट खत्म नहीं होगी। इस मैग्नेटिज्म को, ये जो बच जाता है, इसको नाम देते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। दूसरा नाम रिटेंटिविटी। दोबारा मैंने क्या बोला, मैंने फील्ड लगाई, पहले मेरे पास ये स्पेसिमेन है, मैग्नेटाइज नहीं है, आयरन है, फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिक है बट मैग्नेटाइज नहीं है। फील्ड लगाई, इसके डोमेन्स एक तरफ अलाइन होने शुरू हो गए, तो धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगेगी। फील्ड बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, इतनी बढ़ा दी कि वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। जब वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जब वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा। तो ये टॉप तक पहुंच गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब क्या किया, जिस फील्ड ने अप्लाई करके मैंने इनको अलाइन किया था, वो फील्ड विड्रॉ कर ली, कम करने लगा उस फील्ड को। जब अप्लाइड फील्ड कम हो जाएगी तो रैंडमनेस आ जाएगी थोड़ी सी। रैंडमनेस आने की वजह से उसका मैग्नेटिज्म कम होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि मैग्नेटिज्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जब आपने अप्लाइड फील्ड पूरी तरह से खत्म कर दी तो उसमें फिर भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बचेगा, थोड़े डोमेन तो फिर भी अलाइन रह जाएंगे जो एक बार अलाइन हो गए। वो बचा हुआ मैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और उसका दूसरा नाम क्या है, रिटेंटिविटी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी खत्म कर दूं, तो जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट रह गई है उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। पहले नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, अब मुझे नॉर्थ इधर करना पड़ेगा, साउथ इधर करना पड़ेगा, तो जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट है वो भी खत्म हो जाए। तो अब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया, इससे जो थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म थी वो भी खत्म हो गई। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़े कि वो बची हुई मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं कोरेसिविटी। तो दो टर्म्स हैं ये, एक रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी होता है कि अगर आपने फील्ड को विड्रॉ भी कर लिया तो जो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच गया उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। उसको भी खत्म करने के लिए जितनी आपको उल्टी डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। अब अगर मैं फिर भी उल्टी डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाता चला गया तो अब अलाइनमेंट पहले जिस डायरेक्शन में था उससे रिवर्स डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं विड्रॉ करूं फिर कम होने लगेगा, थोड़ा सा क्या आएगा, रिटेंटिविटी आएगी। फिर उल्टी डायरेक्शन में लगाऊं तो क्या हो जाएगा, वापस ओरिजिनल में आ जाएगा। तो ये ऐसे तोते की शेप बन जाएगी। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं हिस्टेरेसिस ग्राफ, कि वो ओरिजिनल पे कभी वापस नहीं आएगा। मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, रिटेंटिविटी क्या होती है लॉजिकली और कोरेसिविटी क्या होती है। ठीक है, नोट्स अगर खोले तो टॉपिक नंबर 5.21 है, एग्जैक्ट सेम ग्राफ आपको बना हुआ है यहां पे, रिटेंटिविटी कोरेसिविटी का। ठीक, इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, आप अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, आप अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे कि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो। परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनाना है तो उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, हां कि ना। ये इसको मेरे को परमानेंट मैग्नेट बनाना है, मैं ऐसा मटेरियल चूज करूंगा जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा हो। मैं इसको फील्ड में रखूं, बाहर निकाल लूं, मैग्नेट बन गया ये। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा है। ठीक, अगर मैं ऐसा मटेरियल चाहता हूं जो बने, लेट्स से उसमें कौन सा वो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करना चाहता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसा यूज करूंगा मटेरियल, जो कि जिसकी रिटेंटिविटी कम हो। रिटेंटिविटी कम हो मतलब वो जब तक करंट है, जब करंट फ्लो कर रहा है
तब उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे ही मैं करंट रिमूव करूं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए, तो मतलब उसकी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है ना? सो ये सारे पॉइंट्स आपको ये मिल जाएंगे नोट्स में, ये आपको याद करने होंगे। नोट्स में देखिए टॉपिक 5.22 मैं साथ साथ बोलूंगा, प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा, प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला तो सॉफ्ट एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सॉफ्ट एंड हार्ड। पहला सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव किया, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? रिटेंटिविटी कम है। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिटेंटिविटी क्या होती है? कम होती है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिटेंटिविटी क्या होती है? कम होती है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की क्या होती है? कम होती है रिटेंटिविटी। याद करने हैं सारे पॉइंट्स, अंडरलाइन करते जाइए। Such materials have narrow hysteresis loop and as shown in figure. प्लीज देख लीजिएगा नोट्स में। बट दे हैव हाई relative magnetic permeability. परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। इनके प्रॉपर्टीज याद करनी है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? These are the ferromagnetic materials which retain magnetism even after the removal of external magnetizing force. मतलब इनकी रिटेंटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रिटेंटिविटी कम और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की रिटेंटिविटी ज्यादा। आगे वही एक्सप्लेन जो परमानेंट मैग्नेट और उसका एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये सब आपके नोट्स में शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। किसमें कौन सा यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर की कोर में कौन सा यूज होता है, वो अभी मैं इलैबोरेट नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं ट्रांसफॉर्मर नहीं समझाऊंगा। सो ये अभी फॉर द टाइम बिंग आप एक बार रीड कर लीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स यही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्टेरेसिस आपके कोर्स में नहीं है। Let us now discuss about hysteresis of a ferromagnetic substance. The relation between the magnetic field induction B and the magnetic intensity or applied magnetic field H is complex and is often non-linear. To understand this, consider an unmagnetized ferromagnetic material in the core of a current-carrying solenoid. Let us see the magnetic behavior of the ferromagnetic material through one cycle of magnetization by plotting a graph with H on the x-axis and B on the y-axis. When the current passing through the solenoid increases, the magnetic field in the core of the solenoid H also increases. As a result, the magnetic field strength B in the ferromagnetic material placed in the solenoid also increases. This is represented by the curve OP in the graph, which shows the alignment and merger of domains, and no further enhancement is possible after this. By reducing the current through the solenoid, the applied magnetic field H decreases to 0. When H is equal to 0, the magnetic field strength in the ferromagnetic material B is not equal to 0, and this is represented by the curve PQ in the graph. And the value of B at H is equal to 0 is called retentivity or remanence. Now increase the current through the solenoid in a direction reverse to that of the previous one. Thus, certain domains in the ferromagnetic material are flipped until the net field inside it stands nullified. This is represented by the curve QR in the graph. This magnitude of applied magnetic field H is known as coercivity. As the current in the reverse direction increases in magnitude, we once again obtain the saturation magnetization in a direction opposite to that of the previous one. This is represented by the curve RS in the graph. Again,
decrease the magnitude of current in the reverse direction such that the applied magnetic field H also decreases and becomes zero. But the magnetic field strength in the ferromagnetic material is not zero. This is represented by ST in the graph. Again, decrease the magnitude of current in the reverse direction such that the applied magnetic field H also decreases and becomes zero. But the magnetic field strength in the ferromagnetic material is not zero. This is represented by ST in the graph. And finally, increase the current in the original direction, then again the magnetic domains in the ferromagnetic material flipped until the net magnetic field inside it becomes zero. The magnetic field thus increases in the original direction. This is represented by TU in the graph. With any further increase in current through the solenoid, the applied magnetic field in it and the magnetic field strength in the ferromagnetic material increases to its saturation value. This is represented by UP in the graph. We can observe that the curve OP does not retrace itself, as the magnetic intensity or applied magnetic field H is reduced. Hence, we can say that for a given value of magnetic intensity H, magnetic field B depends on the previous history of the sample. This phenomenon is called hysteresis. हिस्टेरेसिस आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट डायपैराफेरो आपके सीबीएसई सिलेबस में है. समझ में आ गया? सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आपको करना क्या है, ये लास्ट का जितना पोर्शन है, लर्निंग वर्क आपको घर पे करना है अच्छे से. लर्निंग वर्क जरूरी है इसमें, स्पेसिफिकली डायपैराफेरो के डिफरेंसेस और ये बेसिक पॉइंट्स, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी, कोहेसिविटी होते क्या है, प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल नोट्स में है बहुत सारे. मुझे वो अटेम्प्ट चाहिए बाय नेक्स्ट क्लास, सारे अटेम्प्ट चाहिए. ठीक है? थैंक यू वेरी मच.